इस वेबिनार के द्वितीय वक्ता के रूप में पटना, बिहार से श्री शरद विवेक सागर जी का वक्तव्य होगा। आप 28 वर्षीय सामाजिक उद्यमी एवं भारतीय युवा आइकॉन हैं, जिनके शिक्षा और नेतृत्व के क्षेत्र में किए गए कार्यों को दुनिया भर में सराहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति श्री ओबामा ने शरद जी को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया था। फोर्ब्स ने विश्व के 30 प्रतिभाशाली युवाओं की सूची में आपको शामिल किया है। रॉकफेलर फाउंडेशन ने उन्हें अगली सदी के 100 इनोवेटर्स की सूची में जगह दी है। इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें क्वींस यंग लीडर्स में शामिल किया है। महानायक अमिताभ बच्चन ने उन्हें कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में देश के सबसे युवा एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया है। रामकृष्ण मिशन ने अपने वार्षिक कैलेंडर में उन्हें चित्रित किया है। देश के प्रमुख अखबार दिव्य भास्कर ने उन्हें 21वीं सदी के विवेकानंद की उपाधि दी है। हालांकि शरद सागर खुद को स्वामी विवेकानंद का सेवक एवं समर्पित कार्यकर्ता मानते हैं। भारत के हर जिले में स्थानीय नेतृत्व एवं प्रेरणा स्रोत के निर्माण को समर्पित शरद सागर की संस्था डेक्सटेरिटी ग्लोबल 65 लाख किशोरों एवं युवाओं को शैक्षणिक अवसरों से जोड़ती है एवं प्रशिक्षित करती है। संगठन के बच्चों ने दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों से 48 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्राप्त की है। शरद विवेक सागर जी को अंग्रेजी और हिंदी के फायर ब्रांड वक्ता के रूप में जाना जाता है। उनके औसत 250 से अधिक सार्वजनिक भाषण प्रतिवर्ष होते हैं। आज इस वेबिनार में हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं और स्वामी विवेकानंद जीवन एवं दर्शन विषय पर वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। श्री शरद विवेक सागर जी। मैं स्वामी विष्णुपादानंद जी महाराज, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, श्री कनक तिवारी जी, आज के संचालक श्री वीरेंद्र वर्मा जी और देश भर से विदेशों से जुड़े हुए सारे श्रोतागण, सभी को नमस्कार करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। आज एक अद्भुत दिन है। 12 जनवरी को हमने सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में स्वामी जी के जन्म जयंती को मनाया और आज हिंदी तिथि के अनुसार स्वामी जी की तिथि पूजा है और पूरे विश्व में अनेक युवा और बुजुर्ग, सभी जाति, धर्म, वर्ग, उम्र के लोग स्वामी जी से प्रेरित रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ आपके साथ अपने विचार सामने रखने का मौका मिला है। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से किशोरावस्था में हूँ। अगर देखा जाए, स्वामी जी अपने विचार रखेंगे, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी ने विचार रखा है, सीनियर एडवोकेट कनक तिवारी जी अपने विचार रखेंगे। तो इस क्रम में मुझे लगता है कि मेरे ऊपर भार काफी ज्यादा है ऐसे पैनल से बोल पाना। मैं बहुत सरल रूप में स्वामी जी का मेरे जीवन पर जो प्रभाव रहा है, मैं स्वामी जी को जो समझ पाया हूँ और स्वामी जी के विचारों का आधुनिक भारत में 21वीं सदी में हम कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं, इस पर कुछ मैं प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा। मेरा नाम शरद विवेक सागर है और आप में से ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्वामी जी का चयन किया होगा। कभी पुस्तकालय में बैठे आपने सोचा होगा कि यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद की है, इसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। कभी किसी मंदिर में दर्शन के उपरांत आपने सोचा होगा कि श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा आपके जीवन में आए। मेरे साथ मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि मैं स्वामी जी का चयन करूं। मेरे जीवन के पूर्व ही, मेरी धरती पर आने के पहले ही माता पिता ने ऐसा कुछ चयन करके रखा था कि मेरे जीवन में स्वामी जी का संदेश हो, स्वामी जी के विचारों का संचार हो और मैं स्वामी जी के दिखाए मार्ग पर चल पाऊं। इस कारण मेरे पिताजी ने बचपन में ही मेरे और मेरे बड़े भाई का नाम सागर ईश्वरचंद विद्यासागर से रखा, विवेक स्वामी विवेकानंद से रखा और शरद और वसंत हम जिस ऋतु में पैदा हुए उस प्रकार रखा गया। पिताजी रामकृष्ण मिशन पटना आश्रम में पढ़ा करते थे। पुस्तकालय में पढ़ते पढ़ते उनके मन में यह विचार आया कि या तो वो रामकृष्ण मिशन में सन्यासी बनने का प्रयास करेंगे और अगर उन्हें गृहस्थ जीवन में जाना पड़ा तो वो अपने बच्चों का नाम स्वामी विवेकानंद पर रखेंगे और उन्हें आजीवन स्वामी जी के विचारों पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे और स्वामी जी के दिखाए मार्ग से राष्ट्र सेवा में लगने के लिए तैयार करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं जब धरती पर आया उसके पहले से मुझे तो बाद में पता चला कि मेरा नाम क्या है, क्यों है, किस लिए है।
और कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिहार के छोटे गांवों में, छोटे शहरों में पला बढ़ा। लगभग 12 वर्ष की उम्र में मैं पहली बार औपचारिक शिक्षा में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में मेरा नामांकन हुआ। इन 12 वर्षों में मेरी जो शिक्षा हुई, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि 3 तरह से मेरी शिक्षा हुई। पहला तरीका यह था कि हम तीनों भाई-बहन, छोटे भाई-बहन एकदम कम उम्र से जब घर में पढ़ा करते थे, तो श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद के अंग्रेजी और हिंदी में उपदेश, हम जिन किराए के घरों में रहा करते थे, उसके हर एक दीवार पर लगा दिए गए थे। और सुबह-सुबह उठकर सबसे पहला काम हमारा यह था कि हम उन उपदेशों को अंग्रेजी और हिंदी में बोल-बोल कर पढ़ें, उसके बाद ही हम किसी भी काम में लगे। ये मेरी पढ़ाई का पहला तरीका था, मेरी शिक्षा पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा। जो दूसरा तरीका था, वह यह था कि घर में समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य किया गया था। ये बिहार के ऐसे सुदूर गाँव थे, जहाँ पर अखबार एक दिन लेट आते थे और इन अखबारों को पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य था। और तीसरा क्रम यह था कि किताब-कॉपी माता-पिता घर में लाते थे और घर पर ही हमारी शिक्षा-दीक्षा होती थी। तो इस इन 3 तरह से मेरी पढ़ाई हुई। 12 वर्ष की आयु में मैं पटना चला आया, जहाँ पर स्कूल में नामांकन हुआ और स्कूल में पढ़ाई-लिखाई चली। मैं स्वामी जी का मेरे जीवन पर जो प्रभाव रहा है, उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैंने जो पहले 12 वर्ष, आज भी मुझसे लोग अलग-अलग समय पूछते हैं, आपको कैसे प्रेरणा आई? कब प्रेरणा आई कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे बढ़ना चाहते हैं, वैसे बढ़ना चाहते हैं? और मैं कहता हूँ कि मैं उस दिन को नहीं खोज सकता हूँ, उस बिंदु तक नहीं जा सकता कि कब ऐसा हुआ कि मुझे कुछ समाज के लिए अच्छा करना है, राष्ट्र के लिए अच्छा करना है या अपना सर्वस्व समर्पित करना है सेवा में। क्योंकि बचपन से ही स्वामी जी के विचारों को लगातार दोहराते हुए मेरे मन में एकमात्र विचार यह था, मैं बहुत छोटा था, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने स्वामी जी को एक सुपर हीरो के रूप में देखा। घर में कोई टेलीविज़न नहीं था, परंतु मुझे लगता था कि एक सुपर हीरो होता है जो कि कहीं भी किसी भी मंच पर जाए, किसी भी जगह पर जाए, तो वो वहाँ पर अपनी ऊर्जा उसकी दिखती है। वहाँ पर वो एक सम्राट की तरह सामने आता है, वहाँ पर उसकी विजय होती है और उसका उद्घोष होता है। और उस प्रकार से मैंने बचपन से स्वामी जी को एक सुपर हीरो के रूप में इसलिए देखा, क्योंकि स्वामी जी के जो भी विचार थे, उनसे पूरे देर ऊर्जा का संचार होता था। उन विचारों को पढ़कर मन प्रसन्न होता था और स्वामी जी के बारे में जो कुछ कहानियाँ उस समय मैंने पढ़ी थी, वह शिकागो की कहानी थी, कि शिकागो में जाकर स्वामी विवेकानंद जब बोलते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो 7,000 लोग एक साथ जो जुटे होते हैं, वो तालियों से उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद स्वामी जी के विचार पूरे विश्व भर में किस प्रकार से फैलते हैं। तो मैंने स्वामी जी को एक सुपर हीरो के रूप में देखा था और मैं बहुत छोटा था और स्वामी जी को बहुत मानता था एक सुपर हीरो की तरह। मेरे पिताजी एक बात अच्छी कहा करते थे, वो कहते थे जब हम स्वामी जी के जो भी रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य को पढ़ते थे अंग्रेजी या हिंदी में, तो बहुत बार बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती थी। मेरे पिताजी कहते थे, "इवन इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, अंडरलाइन इट।" तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी पंक्तियाँ थी जिन्हें अंडरलाइन करते रहे और समय के साथ उन पंक्तियों की गहराई बढ़ती चली गई। उन पंक्तियों का प्रभाव जीवन पर बढ़ता चला गया। मैं 12 वर्ष की आयु में जब स्कूल आया, तो इन पिछले कुछ वर्षों में समाचार पत्रों में मैं अक्सर पढ़ा करता था। कोई बच्चा जो भारत का किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व किया हो, किसी को पूरी छात्रवृत्ति मिली हो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। मैं पढ़ता था कि ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत का मान बढ़ाते थे और मैं सोचा करता था कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। परंतु किसी विद्यालय में नामांकन नहीं होने के कारण मैं ऐसी किसी भी प्रतियोगिता में भाग ही नहीं ले सकता था। तो मैंने एक छोटी-सी आदत शुरू की और वह आदत यह थी कि मैं डायरी में लिख लिया करता था कि कौन-सी प्रतियोगिता थी, कौन-सा अवसर था, कौन-सी छात्रवृत्ति थी, किस महीने में आई और कैसे भाग ले सकते हैं। उस समाचार पत्र में छपी हुई उस खबर से जितनी भी जानकारी मुझे मिल सकती थी, मैं वो लिख लिया करता था। कुछ ऐसा हुआ कि जब स्कूल जाना शुरू किया तब तक एक पूरी डायरी बन चुकी थी, जिनमें अवसर भरे हुए थे कि किस महीने में कौन-सी प्रतियोगिता होती है। स्कूल में नामांकन होने के साथ मैंने सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और कुछ ऐसा सौभाग्य था कि मैं जब तक 12वीं कक्षा में पहुंचा, तब तक लगभग 200 ऐसी स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं थी, जिन्हें जीतने का मुझे सौभाग्य मिला और लगभग 6 देशों में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। एक तरफ एक ऐसा पड़ाव आ सकता था, जब मुझे ये लगने लग जाता कि मैंने बहुत परिश्रम किया है, मेरे में बहुत मेधा है, इस कारण मैं ये सब जीत रहा हूँ। परंतु स्वामी जी की प्रेरणा से कुछ ऐसा था कि मैं जब भी किसी भी मंच से वापस आता, तो मैं अपने कक्षा में बैठे हुए ऐसे मित्र जो कि बिहार के छोटे गाँवों, छोटे जिले से आते थे मेरी ही तरह, उनसे आकर वो कहानियाँ कहता कि वहाँ पर कैसी प्रतियोगिता हुई, क्या सवाल पूछे, क्या विचार रखे गए। और मैं अक्सर देखता था
कि मेरे बगल में बैठे हुए जो मेरे दोस्त थे, उन्हें कई ऐसे जवाब आते थे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी ने सही नहीं किए। उनके कुछ विचार ऐसे प्रखर थे, जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंचों और पटलों पर शायद रखे जाते, तो वो काफ़ी प्रभावशाली होते और युवाओं को और प्रेरित करते। और इस कारण मेरे मन में यह विचार आया कि शायद मैं ये जो प्रतियोगिताओं में भाग ले रहा हूँ, जो जिस भी प्रकार की शैक्षणिक उपलब्धि हो रही है, वह इस कारण नहीं क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा परिश्रमी हूँ या मैं ही सिर्फ बड़े स्वप्न देखता हूँ। यह इस कारण है क्योंकि मुझे ये जानकारी है कि ये प्रतियोगिताएँ होती भी हैं, ये अवसर हैं भी। इस कारण 16 वर्ष की आयु पर मैंने डेक्सटेरिटी ग्लोबल नाम के एक संस्था की शुरुआत की। डेक्सटेरिटी के 2 प्रमुख लक्ष्य थे। डेक्सटेरिटी एक तरफ किशोरों और युवाओं के लिए दुनिया में जितने भी शैक्षणिक अवसर हैं, छात्रवृत्ति हो, प्रतियोगिताएँ हो, कार्यशालाएँ हो, जो भी हो, उनसे बच्चों को जोड़ती है। और दूसरी तरफ जो डेक्सटेरिटी का लक्ष्य है, मैंने बचपन में बार-बार बोला था, जब स्वामी जी का एक कथन है कि मुझे 100 अच्छे लोग दो और मैं इस देश को बदल दूँगा। मैंने बार-बार पढ़ा था, स्वामी जी पूछते थे कि मानुष कहाँ है? तो एक विचार आता था कम उम्र पर ही कि अगर हम अच्छे लोगों को तैयार करना शुरू करें और वो अलग-अलग क्षेत्र में अच्छा करना शुरू करें, तो शायद आने वाले समय में हम भारत को सशक्त बना पाएँगे। इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक तरफ जो ये अवसरों से जोड़ने की प्रेरणा थी, दूसरी तरफ मेरे मन में यह विचार उत्पन्न होना शुरू हुआ। मैं देखता था कि शिक्षा पर, शुद्ध पेयजल पर, भ्रष्टाचार पर, विकास पर, ऐसी चीज़ों पर जो किशोर और युवा अपने विचार रखते थे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, ये अधिकतर भारत के वर्ल्ड स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल से आते थे। ये काफ़ी महँगे स्कूल हैं जो कि भारत के महानगरों के आस-पास कहीं होते हैं और एक मध्यम वर्गीय परिवार में माता-पिता दोनों भी अगर कमाते हों, तो भी वो अपने बच्चों को ऐसे जगह पर नहीं भेज सकते। तो मेरे मन में यह विचार उत्पन्न होना शुरू हुआ कि अगर हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और वहां पर विचार रखने वाली बच्ची राजस्थान के किसी गांव से आती हो जिसने अपनी माताजी को 2-3 किलोमीटर जाते देखा हो पानी लाने के लिए, तो शायद उसके जीवन के अनुभव, शायद उसके अंदर की तत्परता, शायद उसके अंदर की ऊर्जा बेहतर रूप में अ, युवाओं को और उस पूरे के पूरे मंच से उसके विचार ज्यादा प्रभावशाली होंगे। उसके जीवन के अनुभव के कारण वो पूरा मंच लाभान्वित होगा और सारे युवा प्रेरित होंगे। तो एक आवश्यकता मुझे महसूस होनी शुरू हुई कि स्वामी जी दासस्य दासः की बात करते थे, सेवक नेतृत्व की बात करते थे। बाद में 1970-80 में हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल और बाकी बिज़नेस स्कूल्स ने सर्वेंट लीडरशिप पर बातचीत शुरू की। प्रोफेसर ग्रीनलीफ ने उस पर बहुत काम किया। परंतु स्वामी जी ने शुरू से ही सिर्फ सेवक नेतृत्व की बात ही नहीं की। पूरी तरह स्वामी जी के विचारों से जितने भी लोग प्रेरित हुए और मैं रामकृष्ण मिशन का तो उल्लेख भी करने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर सेवक नेतृत्व पूरी तरह दिखता है। और इस कारण कम उम्र से मैंने यह सोचा कि स्वामी जी प्रैक्टिकल वेदांत की जो बात करते थे, क्या हम 2 काम कर सकते हैं इस देश में। पहला यह कि किशोरों और युवाओं को कम उम्र से ही जितने भी उनके लिए शैक्षणिक अवसर हैं, विज्ञान में हो, गणित में हो, कला में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उनसे हम जोड़ना शुरू करें। दूसरा विचार यह कि भारत के ऐसे जिलों में, ऐसे गाँवों में जहाँ पर बच्चों के पास संसाधनों की कमी है, जिसके कारण उनके स्वप्न कम उम्र में ही मर जाते हैं, जहाँ उन्हें अवसर नहीं मिलते, वहाँ अगर हम बच्चों में नेतृत्व निर्माण करना शुरू करें, तो शायद हम भारत के लिए नेतृत्व की एक नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। और हमने पिछले 12 वर्षों से मैं यह काम अब कर रहा हूँ। स्वामी जी जिस प्रकार से उनके विचार पूरे देर यही थे। हम बच्चों को सरल भाषा में बताने में यह प्रयास करते हैं कि कोई विचार है वो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम उसे व्यावहारिकता में नहीं ला सकते, अगर उसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, अगर उसके द्वारा हम आस-पास लोगों को लाभान्वित नहीं कर सकते या हमारे जीवन में वो अगर नहीं दिखता है, तो फिर उस उन सारी बातों को जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने डेक्सटेरिटी ग्लोबल जो संस्था है, उसके अंदर सारी जो भी किशोर और युवा हमारे यहाँ आवासीय प्रशिक्षण से गुजरते हैं, उन्हें और देश भर में जो भी वक्तव्य रखे गए, जो भी व्याख्यान हुए, हम 2 बातें वहाँ कहते हैं। एक कि हमारी जो शिक्षा जो है, वो उद्देश्य से जुड़ी हो। स्वामी जी ने कहा कि आई होल्ड एवरी मैन अ ट्रेटर हू आफ्टर हैविंग हैड हैविंग बीन एजुकेटेड एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स डज़ नथिंग फॉर देम। मैं आपको उनके शब्दों में नहीं कह रहा, पर एक बेसिक बात यह है कि अगर आप शिक्षित होते हैं और उसके बाद आपकी शिक्षा का समाज के लिए कोई भी लाभ नहीं है, समाज आपकी शिक्षा से लाभान्वित नहीं होता, तो स्वामी जी ट्रेटर शब्द का प्रयोग करते हैं। हम शायद दुनिया में सबसे बड़े गद्दार होंगे अगर हमारी शिक्षा जो है, उसका प्रभाव समाज के उन लोगों पर नहीं पड़ता जिन्हें हमारी आवश्यकता है, जिन्हें हम लाभान्वित कर सकते हैं, जिनकी हम सेवा कर सकते हैं। जो स्वामी जी बार-बार कहते हैं, मैं उस मनुष्य का सेवक हूँ, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ, जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं।
तो ये पहला विचार था कि हम शिक्षा को उद्देश्य से जोड़ना शुरू करें। हमारी शिक्षा इस देश में ट्रेनों को बेहतर चला सके, हमारी शिक्षा एक जगह से दूसरी जगह लोगों को बेहतर पहुंचा सके, हमारा विज्ञान एक तरफ जाम छुड़ा पाए तो दूसरी तरफ अस्पताल में चिकित्सा कर पाए। हम जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसका समाज पर प्रभाव हो। और दूसरी तरफ हमने यह विचार रखना शुरू किया बच्चों के मन में, वह यह है कि हमारी नेतृत्व पूरी तरह सेवा पर आधारित हो। आज मैं इस कारण स्वामी जी के विचारों को हमने काम में लगाना कैसे शुरू किया है या बच्चों के जीवन में किस प्रकार से लाने का प्रयास किया है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज स्वामी जी इतने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं पूरे विश्व के लिए, पर साथ ही साथ एक बहुत बड़ी परेशानी है। मैंने यह बात पहले भी रखी है, एक बार मैं जब आया था रायपुर तब, कि मैं एक बार जहाज में स्वामी जी की एक किताब पढ़ रहा था और जब जहाज उतरने का समय आया तो एयर होस्टेस ने मुझे कहा कि अब आप किताब बंद कर सकते हैं। मेरे बगल में एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने जब मैंने पढ़ना बंद कर दिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू है? 2-3 उन्होंने सवाल पूछे। उसके बाद मैंने पूछा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने वो कहा आप स्वामी जी की किताब पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ये पूछ रहा था। हमने आज जो युवा पीढ़ी है, बहुत आवश्यकता है कि हम उन्हें स्वामी जी के विचारों से जोड़ें, परंतु साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रखें कि स्वामी जी इंटरव्यू में एक अच्छे इंटरव्यूई के रूप में निकलने के लिए सिर्फ हमारे पास ना हो। स्वामी जी किसी अच्छे अवसर पर एक अच्छा विचार रखने के लिए केवल ना हो, स्वामी जी के विचारों को हम जीवन में ला पाएँ। आज हम देश भर में देखें कि अगर आधुनिक भारत में माननीय श्री ओपी वर्मा जी ने जो जो अपने विचार रखे, उसमें उन्होंने बताया कि भारत में जो क्रांतिकारी वीर हुए, सभी के जीवन पर स्वामी जी का प्रभाव था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आज अगर स्वामी जी होते तो मैं उनके चरणों में होता। उन्होंने अपने पूरे जीवन को स्वामी जी के काम में समर्पित किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी फाउंटेन हेड ऑफ इंस्पिरेशन थे। जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, वो कहते हैं कि राष्ट्र के लिए उनका प्रेम हजारों गुना बढ़ गया जब सबसे पहली बार उन्होंने स्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ा। और इस प्रकार से भारत में जितने भी महामानव हुए, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जिनके मार्ग पर चलने का हम प्रयास करते हैं, वे सभी स्वामी जी से प्रेरित थे। आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हमने राष्ट्र निर्माण के जो काम किए हैं, मैं जल्दी से उस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालना चाहता हूँ, उसके बाद अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा मैं। हम स्वतंत्रता के बाद हमने जो भी काम किया, हम अगर वो देखें तो हमने जब-जब शिक्षा को नेतृत्व में परिवर्तित किया है, जब-जब हमने स्वामी जी ने जो प्रैक्टिकल वेदांता की बात की, हम दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो या आध्यात्मिक हो, पर उसे अगर हम जीवन में उसे रूपांतरित नहीं कर सकते, अगर उससे हम लोगों को लाभान्वित नहीं कर सकते, तो उसका फ़ायदा नहीं है। इस कारण हम मेधावी हो सकते हैं, हमारी एकाग्रता हो सकती है, हमारी सक्षमता हो सकती है, परंतु हमारा ध्येय होना चाहिए कि इस हमारी दक्षता से समाज पर क्या प्रभाव है। स्वतंत्रता के पश्चात विक्रम साराभाई जैसा एक व्यक्ति यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़कर लौटता है और वो कहता है कि अंतरिक्ष में सिर्फ सोवियत रशिया और अमेरिका ही शक्ति नहीं हो सकते, भारत भी अंतरिक्ष शक्ति बन सकता है। इस कारण आज हम देखते हैं कि भारत किस प्रकार से एक अंतरिक्ष शक्ति में रूपांतरित होता है। हम देखते हैं कि इस देश में हम आंतरिक सुरक्षा को लेकर सवाल जवाब करते थे कि हम क्या भारत को सुरक्षित रख सकते हैं, और रामेश्वरम में एक गरीब बच्चे के स्वप्नों में भारत सिर्फ विज्ञान से ही मजबूत नहीं होता है, आंतरिक सुरक्षा ही नहीं बढ़ती है, वो बाद में जाकर राष्ट्रपति भी बनते हैं। राष्ट्रपति कलाम की शिक्षा नेतृत्व में जिस प्रकार से परिवर्तित होती है, उसका प्रभाव भारत ने देखा। इस देश में 1948 में वर्गीस कुरियन लौटते हैं अमेरिका से पढ़कर डेयरी टेक्नोलॉजी, और उस समय भारत दुग्ध उत्पादन उस प्रकार से नहीं कर पाता था, हम बाहर से दूध मंगाते थे। और उस देश को 1998 में 50 वर्षों के अंतराल में वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के माध्यम से भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बनता है, दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक बनता है। हम ई श्रीधरन की बात करते हैं, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो, कोंकण रेलवे, पंबन ब्रिज एक सिविल इंजीनियर के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने बदला, तो हम इन सारी लोगों की यात्रा में एक चीज बस देख पाते हैं। ई श्रीधरन का मैं बस उदाहरण लेना चाहूंगा। ई श्रीधरन पर एक किताब लिखी जाती है, उसे वो सिविल इंजीनियर नहीं कहते, ई श्रीधरन नहीं कहते, मेट्रो मैन नहीं कहते, उसे वो कहते हैं द कर्मयोगी। और जिन भी लोगों की बात मैंने की, वो सभी एक सच्चे कर्मयोगी की तरह अपनी जो भी शिक्षा थी, जो भी दक्षता थी, उसको पूरी तरह से समाज के उत्थान में उन्होंने लगा दिया। डेक्सटेरिटी में हमारा प्रयास वही रहा है
कैसे भारत के छोटे से छोटे कोने से किसी भी तरह की किसी भी तबके से आने वाले बच्चे को हम कैसे स्वामी जी के विचारों से भर सकते हैं कि उसके जीवन से राष्ट्र का उत्थान होना चाहिए और राष्ट्र के उत्थान से हम जगत कल्याण कर पाए। हमारी शिक्षा का उद्देश्य हो, हमारी नेतृत्व सेवा से उद्धृत हो। इस प्रकार से हम स्वामी जी के विचारों को लेकर 21वीं सदी में भारत को और मजबूत बना सकते हैं। आवश्यकता है कि हम स्वामी जी को सिर्फ पुस्तकों तक ही नहीं, वक्तव्यों तक ही नहीं, कथनों तक ही नहीं, इंटरव्यूज तक ही ना रखें। हम प्रबंधन से लेकर विज्ञान तक, हम कृषि से लेकर शिक्षा तक, हर एक जगह स्वामी जी के विचारों को लगाएं और उससे हम सेवा कर पाए उस मनुष्य की, जिसे स्वामी जी ने प्रभु की तरह सेवा करने की हमें प्रेरणा दी और हमें शिक्षा दी। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का कि आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए, और मैं सभी को फिर से प्रणाम करता हूँ।